बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशी इस्तेहकाम हो चुका, अब नमू की तरफ जाना है, ये कहना था जनाब इसहाक डार साहब का। ये दावा था इसहाक डार साहब का। ये दावा उन्होंने आज पोस्ट बजट सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दोहराया, प्री बजट भी वो यही बातें करते रहे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का कहना यह है कि IMF प्रोग्राम के करीब हैं, 9th रिव्यू 10th रिव्यू दोनों जो क्लब हो चुके हैं वो बस अब हुआ ही चाहते हैं और IMF प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम मुकम्मल कर पाएंगे। इन तमाम दावों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश हुआ। बजट के हवाले से जो इब्तदाई तबसरा लोगों की जानिब से आ रहा है, मुख्तलिफ माहिरीन मईशत की तरफ से आ रहा है, वो ये है कि बजट के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुतवाज़ी बजट है कि जिससे IMF नाराज़ नहीं होगा। क्या मामलात होंगे, क्या IMF नाराज़ होगा या नहीं होगा, दोनों सूरतों में क्या कर्ज की तकमील, IMF प्रोग्राम की तकमील की तरफ हम लोग जा सकेंगे, एक सवाल अभी भी बाकी है, क्वेश्चन मार्क अभी भी बाकी है, क्योंकि अब बमुश्किल 20 दिन बाकी हैं। इसके अंदर रिव्यू कैसे होगा, स्टाफ लेवल मुआहदा कैसे होगा, क्या किस्त मिल पाएगी, अगर नहीं मिल पाएगी तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए, चाहे फिर वो निगरान हुकूमत हो या इलेक्शन के बाद मुस्तकिल हुकूमत हो, उसके लिए मामलात किस कदर मुश्किल का शिकार होंगे। क्या मिनी बजट आएगा, क्या बहुत जल्द एक और फाइनेंस बिल आएगा, क्या बजट तस्लीम होने से पहले, कौमी असम्बली से पास होने से पहले कोई इसके अंदर बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब सलमान शाह साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया रिजवानुर रहमान रज़ी साहब ने। मईशत के साथ साथ सियासत और मईशत को एक साथ अगर समझना हो तो रिजवान रज़ी साहब बहुत आसानी से समझा पाते हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब मैं आपसे शुरू करूँगा। इसहाक डार साहब का जो दावा है कि माशी इस्तेहकाम आ चुका, अब हम नमू की तरफ जाना है, बढ़ोतरी की तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है, आपको लगता है कि ये कबल अज़ वक्त दावा है या इसमें कोई हकीकत भी है? नहीं, ये तो सवाल खासा अहमकाना है। सारी दुनिया को पता है कि हमारा इस वक्त इंस्टेबिलिटी जो है वो पीक पे है। रुपया जो है वो अपनी वैल्यू खोता चला जा रहा है। IMF प्रोग्राम हमारा नहीं हो रहा, उस पर दस्तखत नहीं हो रहे। हमारे फाइनेंशियल गैप्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि वो कहाँ से फिल होंगे। हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो चुकी है। सारे एरियाज आप देख लें, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में कोई उसमें उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें तो अब सबके सामने हैं। और बजट इस तरह का दिया गया है जैसे कोई पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हजूम में बजट दे दिया गया है। 14,500 अरब के तो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है। और जब हम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इसमें ऐड कर लेंगे तो 8-10 हज़ार बिलियन और खर्चा बीच में डाल दें तो इतना ज्यादा जो 20,000 अरब का जब बनेगा खर्चा तो उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा। जाहिर है कि 6,000 अरब के तो अभी भी ये डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट तक खा रहे हैं। एक इसमें जो तखमीने हैं वो रेवेन्यू के जो तखमीने हैं वो पूरे नहीं होंगे। जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जरिए काम करना है उसमें और इजाफा शो किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि और इन्फ्लेशन होगी। तो कभी कहीं नजर नहीं आ रही। इसके अलावा ये भी इस बजट में है कि सूबे अपना सरप्लस देंगे 680 अरब रुपयों का, जबकि सूबों का तो अभी बजट भी नहीं आया। बहरहाल वो इतना बड़ा सरप्लस अगर वो देंगे तो वो अपना कारोबार कहाँ से करेंगे। तो बहुत से ओपन क्वेश्चंस हैं। और IMF का जो अगली बोर्ड मीटिंग है वो इसी महीने जून में है और मुझे नहीं लगता कि उसमें हम ये इनकी पूरी शराइत पूरी कर लेंगे, क्योंकि एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड ये है कि जब पाकिस्तान कहता है कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं तो वो बाद में पता लगता है कि IMF कहता है कि कोई शर्त पूरी नहीं हुई। सो अब हमने वेट करना है कि IMF इसके ऊपर रिएक्शन क्या देता है। तो मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तान को $2.5 बिलियन जो 9वीं और 10वीं के देने हैं वो मिल जाएं ताकि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी हो। सो स्टेबिलिटी का जो मतलब है, नंबर 1 ये मतलब है कि रुपये की कीमत में अब ठहराव आना चाहिए।
डॉलर्स का फ्लो जो है वो पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपकी सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हुई हुई हैं वो ठीक होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो है उसका पहिया चलना चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। आपकी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरती चली जा रही हैं, उनमें दोबारा से ग्रोथ आनी चाहिए, रेमिटेंसेस में ग्रोथ आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी ये मनफी में जा रही हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त तक आई डोंट थिंक कि हम क्लेम कर सकते हैं कि हम स्टेबिलिटी हो गई है, अब हमने ग्रोथ करनी है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, मैं ज़रा रिजवान रज़ी साहब के पास भी ये सवाल लेके आता हूँ। रज़ी साहब, जिस तरह से शाह साहब ने उन तमाम गैप्स के बारे में बताया जो हकीकत में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फ़र्द ये कह दे यक जुम्बिश कलम इसके ऊपर कोई रायज़नी कर दे या ज़बान से कह दे कि जी पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए, लेकिन इसहाक डार साहब को कौन सी चीज़ है कि जो इतना एतमाद दे रही है कि वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं? क्या सिर्फ सियासी मुखालफिन को जवाब देने के लिए और अपनी ही पार्टी के मुखालफिन को, जिनका उन्होंने तस्करा आज किया री इमेज पाकिस्तान वालों का, उनको जवाब देने के लिए इस तरह की बात उन्होंने की? देखिए, शाह साहब हमारे साजा में हैं, आजकल थोड़ा सा सफर भी कर रहे हैं, हमारी तमाम तरह हमदर्दियां इनके साथ हैं। शाह साहब से ही हमने ये बात सीखी है और एक दफा ये हमारे ऑफिस में लाए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो यही सवाल मैंने इनसे किया था कि जो गैप हैं ये कैसे पूरे होंगे। तो जो इन्होंने उस वक्त मुझे बताया था मैं वही अच्छे शागिर्द की तरह दोहराए देता हूँ। शाह साहब ने फरमाया था कि एक नेचुरल ग्रोथ होती है, नए बच्चे जो हैं स्कूलों में जाते हैं, नई शादियां होती हैं, फिर वो जो कपल बनते हैं उन्होंने घर बनाने होते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो नेचुरल ग्रोथ है, इसके नतीजे के अंदर एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन होती है। तो जो इन्होंने मुझे पढ़ाया था मैं उसके मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ कि 21% हुकूमत ने अफराते ज़र का टारगेट रखा है। तो अगर 21% को ही हम मेयार मान लें तो इसका मतलब ये है कि 72 का 92 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अफराते ज़र है, डॉलर टर्म में तो चीजें उतनी ही आएंगी। अगर एक्सपेंशन में नहीं भी जाता हमारा जीडीपी, ग्रोथ में नहीं भी जाता, यहीं रह जाता है और इतनी ही चीजें हम इंपोर्ट करते हैं अगले साल भी, तो हमारा ज्यादातर तो टैक्सेशन इंपोर्ट्स पे है ना, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो बात इन्होंने फरमाई कि हुकूमत ने बजट दिया है 12 महीने का, जबकि इस हुकूमत के साथ पास सिर्फ 45 दिन है, और 45 भी मैं ज्यादा कह गया हूँ, 44 हो सकते हैं, 48 नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल लाइफ उसकी पूरी हो जाएगी और उनकी जगह केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। इस यहाँ से दो पहलू निकलते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ने ब्लफ मारा है कि हम अच्छा गुडी गुडी करके निकल जाते हैं यहाँ से और आने वाले भुगते हैं इसको जिस तरह भुगतेंगे, या फिर ये है कि इनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगले इलेक्शन के बाद इन्हीं की हुकूमत आ रही है। इसमें से कोई दो में से एक फीलिंग उनके जहन में जरूर है। शक आपको क्या है रज़ी साहब? आपको किस बात का शक है? आपको किस बात का शक है? मुझे देखिए नहीं, दो आपने बता दिया कि दो चीजें हो सकती हैं, या ये इनके जहन में या वो उनके जहन में, तो आपको शक किस चीज के ऊपर है? क्या इनके जहन में है? मुझे शक दूसरी बात पे है, मुझे शक दूसरी बात पे है। उनका ख्याल है कि उनके सियासी जो है सियासी मुखालिफ, बल्कि आप कह दें, शायद वो उनका पावर के अंदर वापसी ना हो सके और हम इसको कंटिन्यू कर लें। ये मतलब ये एक पहलू हो सकता है सोचने का। लेकिन देखना ये है कि 45 दिन उनके रह गए हैं, इकदाम उन्होंने किए हैं। एक इकदाम के अलावा जो कि उन्होंने कहा है कि 1 लाख जो लैपटॉप हैं उनकी कंसाइनमेंट जुलाई में लैंड हो जाएगी, जून में लैंड हो जाएगी और जुलाई में तकसीम भी हो जाएगी। जहां तक बात है आईएमएफ का, मेरा नहीं ख्याल आईएमएफ अब हुकूमत पाकिस्तान को मुंह लगाएगा भी नहीं लगाएगा। ये जो मौजूदा उनका इस महीने के अंदर इजलास है उसके अंदर पाकिस्तान एजेंडा आइटम में नहीं है अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमें मुस्तकिल बता रहे हैं, हम तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वतन के, तो उनकी बात को हम किसी और के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दे रहे हैं ना। मेरा ख्याल है कि वो जो है शहबाज शरीफ साहब वो बेसिकली हौसला दे रहे हैं कि कोई इतना ज्यादा काम खराब नहीं है, हम इस पे काबू पा लेंगे। क्योंकि अगर वही कह लें कि जनाब बेड़ा गर्क हो गया और ये हो गया और वो हो गया, तो फिर मेरा मतलब एक अनारकी
हो जाएगी ना कि टॉप लेवल से ये बात कही जा रही है। रजी साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन ये हौसलों के ऊपर अगर बात आ गई है ना कि सिर्फ हौसले देने से काम चलना है, इसहाक डार साहब भी हौसला दें कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे और नेगेटिविटी ना फैलाएं, इस्तेहकाम आ गया है, नमू की तरफ जाएंगे, तो हौसला पेट नहीं भरा करता, हौसला बहरल वहीं रह जाता है किचन के बाहर ही। किचन के अंदर जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें चाहिए। तो एक ब्रेक लेता हूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। शाह साहब को भी मैं माजरत करता हूँ कि दोबारा बात नहीं कर सका, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो शाह साहब से शुरू करेंगे और रजी साहब से फिर क्लोजिंग कराएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलमान शाह साहब मौजूद हैं, रिजवानुर रहमान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह रजी साहब को भी मैंने गुस्ताखी करते हुए टोका और उनसे पूछा कि आपको क्या शक है, क्या हुकूमत जो है वो बारूदी सुरंगें बचा के ये चाहती है कि निगरानों के हवाले किया जाए और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अब तुम्हारे हवाले चमन साथी हो, ये जुमला दीवार के ऊपर लिखा हो, या फिर हुकूमत जो है वो ये समझती है, इतनी कॉन्फिडेंस के अंदर है कि हम दोबारा आ जाएंगे और इसको चीज़ों को हम वहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, दोबारा आएंगे तो फिर स्पीड के साथ चलाएंगे। आपकी फीलिंग क्या है इस बजट को देखने के बाद? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत क्या सोच रही है, बट वो जो रजी साहब की टर्म है ना, डांग टपाऊ, वो काम हो रहा है कि जी चलें आज का दिन तो गुजर जाएगा ना, बजट तो हो गया, उस पर डिस्कशन भी हो जाएगी, उसके ऊपर अप्रूव भी हो जाएगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त जब आएगा तो वो देखी जाएगी कौन इम्प्लीमेंट करेगा। देखिए, एक चीज़ हमें सबको सामने रखनी चाहिए और इसमें यह है कि जब आपकी इकॉनमी इम्प्लोड कर रही होती है, यानी कि वो एक तरह से गिरावट में है, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव में चली गई है, और जो उस वक्त जो आपकी टैक्सेस का निज़ाम है वो नॉर्मल नहीं रहता। टैक्स नॉर्मल हालात में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉयंसी उसमें होती है, और अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है और जितनी इन्फ्लेशन हो रही है उस हिसाब से तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, जब दुकानें बंद हो रही हों, जब कारोबार ठप हो रहा हो, उस वक़्त ये एक्सपेक्ट करना कि वो जो है ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, वो एक बहुत बड़ी अजम्पशन बन जाती है। सो आई थिंक इसलिए हमें आगे चलते हुए जो भी नई हुकूमत आए या पुरानी हुकूमत आए, उनको IMF के साथ तो प्रोग्राम बहरहाल करना पड़ेगा। ये जो है ना खुशफहमी कि हम IMF के बगैर काम चला लेंगे, वो मुमकिन नहीं है। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इस वक्त जो आपके बैरून मुल्क कर्जे हैं वो 130-140 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, और हर साल उनमें से 25 अरब आपने वापस करना है, और हर साल आपने कोई 5 अरब के करीब उस पर सूद भी देना है, जो कि डॉलर्स आपके पास नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपने उनको रीफाइनेंस करना है, मिनिमम उनकी रीफाइनेंसिंग होगी, और फिर अगर बहुत आपके दोस्त कहीं से निकल आते हैं तो फिर आपको उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी शायद जाना पड़े। बिल्कुल। अब हमारे पास जो कर्जे हैं वो बेसिकली दो जगहों के कर्जे हैं। एक हमारे वेस्ट के कर्जे हैं, जो अमेरिका के नीचे जो निज़ाम है IMF का, वर्ल्ड बैंक का एटसेट्रा, आधे कर्जे तकरीबन उधर के हैं, और इतने ही कर्जे हमारे चीन के हैं, और बाकी जो कर्जे हैं वो थोड़े बहुत दोस्त ममालिक, सऊदी अरेबिया, इधर उधर से जो हैं वो हैं। सो हमने सबसे पहले IMF अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो हमारे जो वेस्टर्न कर्जे हैं उनको हम सस्टेन नहीं फिर कर सकेंगे। उनके लिए हमें पता है कि IMF का जब प्रोग्राम होता है तो फिर ही वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आगे आके आपको नए कर्जे देते हैं, और फिर आपके पुराने कर्जे वो वापस होते हैं। बिल्कुल, इकोसिस्टम पूरा यही है। जी, दूसरी तरफ चीन के साथ भी आपकी नेगोशिएशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं, और उसका हमें नहीं पता कि किस लेवल पे हो रही हैं, उसका क्या बैकग्राउंड क्या है, क्या हम जो ओवरड्यू कर्जे हैं उनको रोल ओवर करेंगे या उनको लंबी मुद्दत के लिए स्ट्रेच करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी कोई डेट स्ट्रेटजी हमारे सामने नहीं आई।
बिल्कुल ठीक। डेट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने आगे चलते हुए अपने बैरून मुल्क कर्जों का कैसे काम करना है। उसके बाद फिर हमारे पास अभी तक टैक्स स्ट्रेटजी नहीं आई कि टैक्स हमने कैसे कलेक्ट करना है। हुकूमत का जो अखराजात हैं वो हमने कितने करने हैं और उसको कम करके हमने जो डबल काम किया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट भी खर्चे करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी खर्चे करे, उनका हमने क्या हिसाब करना है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1000 अरब के जो डज लगा रही हैं उनको आपने क्या करना है, उनके बारे में कोई आपके पास प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आएंगी तो कैसे आएंगी, कब आएंगी, ये सारी रोड मैप आप कह रहे हैं कि मिसिंग है सारी चीज के अंदर से। रोड मैप हर चीज का मिसिंग है, हर चीज का मिसिंग है। जब आप देखते हैं बजट की स्पीच, उसमें पिछले 50 बजट साहब उठा लेना तो उनकी यही स्पीच होती है कि हम एक ग्रीन रेवोल्यूशन ले आएंगे, हम वाइट रेवोल्यूशन ले आएंगे, हम एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडस्ट्री हमारी छा जाएगी, हमारी जो माइनिंग है उसमें हम कमाल कर देंगे, इतने झंडे गाड़ देंगे। ये हम 30 साल से सुन रहे हैं कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन करना होता कुछ नहीं। शाह साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, होता कुछ नहीं। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि ना हमारे पास सिस्टम है, ना रोड मैप है, एग्जीक्यूशन का कोई प्लान नहीं है, बस एक बजट स्पीच होती है जिसको अच्छा करार दिया जा सकता है, लेकिन बारह उसका रोड मैप कोई नहीं होता कि अचीव कैसे करना है। रजी साहब, टैक्स फ्री बजट की आज अखबारात ने कुछ लीड लगाई कि हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया, और अगर आप मजमूई तौर पर देखें जो रद्दमल आया मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस का, कॉरपोरेट सेक्टर का, वो भी इत्मीनान का ही था। इवन ये कि सैलरीड क्लास भी इत्मीनान से घूमती हुई नजर आई कि चलो इस साल तो बच गए। तो इसको हम टैक्स फ्री बजट करार दे सकते हैं? हाँ देखिए, अगर आपको याद हो तो एक मिनी बजट भी लाए थे ना ये हुकूमत वाले। इन्होंने उसमें मुख्तलिफ सेक्टर के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो था वो टैक्स की रेशो बढ़ाई थी। ये मेरा ख्याल है फरवरी में या जनवरी में ये लाए थे। जी बिल्कुल, सेल्स टैक्स भी बढ़ाया था। हैरत की बात यह है कि वो जो उसके जरिए टैक्स लगाए थे हुकूमत ने नए, उनकी वापसी का कोई तस्करा नहीं मिलता हमें, ना बजट डॉक्यूमेंट के अंदर ना ही तकरीर के अंदर। ना इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जो टैक्सेशन की गई थी वो कंटिन्यू कर रही है। तो भाई आपने 6 महीने पहले ही लगा लिया था जो टैक्स, तो वो बजट में लगाने की क्या जरूरत थी? तो इस बजट को, इस बजट की हद तक और इस तकरीर की हद तक तो आप टैक्स फ्री कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने मेरा ख्याल है 500 अरब रुपए के नए टैक्सेशन लगाए थे और पेट्रोलियम लेवीज के अंदर भी इजाफा किया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फल से जूस पहले निकाला जा चुका है? हाँ जी, वो पहले निकाला जा चुका था। इस तकरीर की हद तक आप कह सकते हैं कि ये टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें दूसरी बात जो है ना कि जो टारगेट, पहली तो बात ये है कि कुछ स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है जो शाह साहब ने फरमाया, लेकिन जो टारगेट्स हैं ना वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट हैं जो कि अचीवेबल नहीं है जो उसके अंदर रखे गए हैं, खासतौर पे ग्रोथ के हवाले से। एक बात जो मुझे हजम नहीं हुई, शाह साहब विल डेफिनेटली गाइड मी आउट, वो ये है कि अपना एसएमई सेक्टर को हमने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें मेरा ख्याल 7 या 8% ग्रोथ शो की है। एसएमई सेक्टर जो है वो मैक्सिमम जॉब एम्प्लॉयमेंट करता है। अगर एसएमई सेक्टर 7 या 8% के हवाले से ग्रो किया होता तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी की ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। पहली तो बात ये है, ठीक है आप कह सकते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने के नतीजे के अंदर चाइना से भी और ताइवान से भी और इधर से जो हमारे ऑटो के चीजें आ रही थी या दूसरी इस तरह की पार्ट्स आ रहे थे वो महंगे हो गए, तो शायद लोकल में जो एसएमई वो चीजें बना रहे थे और दरमियान में बनाना बंद हो गए थे, अब उनकी वायबिलिटी हो गई है तो वो रिवाइव कर गया हो। लेकिन 8% ग्रोथ बड़ी ग्रोथ होती है और नजर आती है बकायदा, सड़क पे चलते हुए आपको नजर आती है। अगर किसी भी शोबे के अंदर इस तरह की ग्रोथ हुई हो, वो वाली ग्रोथ बाहर नजर नहीं आई हमें। एक उसका इंडिकेशन है कि जिस स्पीड से हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर या डॉलर की कदर बढ़ी है, उस स्पीड से हमारे मोटरसाइकिल की और इस तरह की चीजों की कीमतें नहीं बढ़ी। तो ज़ाहिर लोकलाइजेशन थी तो इसलिए नहीं बढ़ी उस रेशियो के साथ
या उस परसेंटेज के साथ, तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उन्होंने लोकल उन्हें सस्ता पड़ रहा हो तो ले लिया गया हो। लेकिन जो टारगेट में है वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और काम वही लगता है जो शाह साहब ने फरमाया है, डंग टपाओ है। अच्छा, सुपर टैक्स का रजी साहब अगर मुख्तसर सा आप मुझे बता दें, मैंने आगे जाना है, ख़त्म की तरफ हम जा रहे हैं। सुपर टैक्स से कुछ अशराफिया से पैसे निकल पाएंगे? रजी साहब आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, सुपर टैक्स से अशराफिया से हम कुछ पैसा निकाल पाएंगे? नहीं, सुपर टैक्स से आप बेसिकली कारपोरेट सेक्टर को किल करते हैं, जो कि आपके पास बेसिक मिल्किंग काउ है और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, उसके ऊपर आप टैक्स का एक और बोझ भी लाद देते हैं यकीनी तौर पे ऊपर, जो कि नए फिर उस शोबे के या दीगर शोबाजात के सरमायाकारों को डिस्करेज करता है। ये वन टाइम टैक्स होता है, इमरजेंसी का टैक्स होता है, कुछ अरसे के लिए होता है। ये स्टीरॉइड है टैक्सेशन का, तो स्टीरॉइड के ऊपर जो है वो आप नहीं बचा सकते किसी मरीज की जिंदगी ना, आपको उसको ओरिजिनल वही आपकी बात है, डंग टपाओ कर सकते हैं, वो वक्त निकाल सकते हैं उससे। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ये कदम भी वही है जो डंग टपाओ के लिए। मैं सलमान शाह साहब इख्तिताम की तरफ हूँ, मुझे ज़रा एक मसला समझा दीजिएगा सर, मैं कल परसों से समझ नहीं पा रहा। इसाक डार साहब ने कहा कि हमें ये कहा जाता है कि डॉलर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, रुपए की वैल्यू कम होगी, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। उन्होंने कहा जो लोग ये कहते हैं वो गलत समझते हैं। तो हमें तो आज तक जिन लोगों ने समझाया ये इतना ही समझाया था, तो इसाक डार साहब ठीक समझे या हम गलत समझते थे? देखिए, एक तो बात यह है कि जब डार साहब ने डॉलर को एक लेवल पे बांध के रखा था, तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसकी वजह से हमारे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ, और उसी की वजह से 2018 में तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। आई थिंक इकोनॉमिक थियरी में अब जो है ना वो इन्वेंट करते हैं डार साहब, सो आई थिंक उसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए डिस्कशन। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जिसका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है, जिसका खाना पीना भी इंपोर्ट होता है, जिसकी बिजली और एनर्जी भी इंपोर्ट होती है, और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस हमारे में है नहीं है। हम ना जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे आधा हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद रेमिटेंसेस हमारी जब भी बढ़नी शुरू होती हैं, कोई ना कोई मसला आता है तो वो भी ड्राई अप होनी शुरू हो जाती हैं। शाह साहब तो बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रिजवान रजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे जो लुत्फ आया वो शाह साहब के उस जमले पे आया कि इसाक डार साहब नई नई थ्योरियाँ इन्वेंट करते रहते हैं। तो इसाक डार साहब मईशत दान होने के साथ साथ एक माशी साइंसदान या साइंटिस्ट भी कहलाएंगे। ये बात अज़राए मजाक मैंने की, हो सकता है ये ठीक भी हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आबिद कयूम सलरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़राअत के हवाले से टीवी शोज़, मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन सोशल मीडिया, बहुत ही थोड़े मकामात के ऊपर गुफ्तगू होती है और बहुत ज़्यादा माहिरीन मिल भी नहीं पाते। हम खुद भी जिस वक्त लाइनअप करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम, तो सोचते हैं कि ज़राअत पे कौन सा ऐसा शख्स बात कर सके कि जो उसके अंदर माशी रिफ्लेक्शन भी दे सके। आबिद कयूम सलरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी मैंने इनसे बात की, ख़ास तौर पे ज़रई मामलात के ऊपर, ज़ाहिर है कि मेरा कोई ज़राअत का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस हवाले से हम पाकिस्तान में अपनी माशरती अलूम की किताबों के अंदर पढ़ते रहे, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों के अंदर पढ़ते रहे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और अगर कराची से खैबर तक निकलें तो दोनों जानिब सड़कें नज़र आती हैं कि जिस पे लहलहाते खेत होते हैं, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि वो इतनी प्रोडक्शन दे सकें कि जो मुल्क की मईशत में फ़ायदेमंद भी हो सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2250 अरब रुपए के ज़रई कर्ज़ों के लिए एक बजट मुख्तस किया गया है। इसाक डार साहब की बजट तकरीर से अखज़ किए हुए एक फिगर्स की मैं अगर आपसे बात करूँ, ये काफ़ी है पाकिस्तान में? क्या ये ग्रोथ के लिए कहलाने वाला पोर्शन कहलाएगा कि बजट में इतनी जगह रख दी गई है कि जिससे ज़राअत ग्रो कर सकेगी? फिर मैं आगे आपसे ट्यूबवेल्स की बात भी करूंगा कि जिसको उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल करेंगे। देखिए, इन थ्योरी जो है वो तो
जो ज़राअत के लिए सिमत मुतय्यन की गई है बजट में वो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि जो 3-4 एरियाज जिनको प्रायोरिटाइज किया गया है, ज़राअत है, उसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी है, IT सर्विसेज है और इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, तो ये थ्योरी में तो बिल्कुल ठीक है। ज़राअत पे जब वापस आते हैं तो उस पर जो कुछ कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म की गई हैं, सीड्स की इंपोर्ट पे, सैपलिंग की इंपोर्ट पे, कुछ मशीनरी पे, इसी तरह से सेल्स टैक्स जो है वो उससे एग्जम्पशन दी गई है फर्टिलाइज़र को, और ये ज़रूरी कर्जे जो हैं इनके लिए रकम रखी गई है। तो ये बड़े काफ़ी म्यूज़िक टू ईयर है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तो मुझे लग ये रहा है कि ये बजट जो है, ये जो आज कल पेश हुआ, ये कम से कम अभी 2 दफ़ा रिवाइज होगा। एक दफ़ा शायद ये पास होने से पहले रिवाइज हो, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब का पिछला बजट पास होने से पहले रिवाइज हुआ था। IMF जो है वो इसको कैलकुलेशंस को देख रही होगी, इसकी एलोकेशंस को देख रही होगी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देख रही होगी, अखराजात को देख रही होगी, और बहुत से ऐसे विजिबल गैप्स हैं जिसको कि शायद हुकूमत को डिफेंड करना मुश्किल हो जाए, और वहाँ पे कुछ ना कुछ कटौतियाँ जो है। डॉक्टर साहब, मैं उन गैप्स की तरफ आता हूँ। IMF प्रोग्राम और उसके हवाले से उसका इम्पैक्ट वो कितना रिवाइज करना पड़ेगा, टैक्स के अहदाफ क्या दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, नाकाफ़ी है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ज़राअत के ऊपर बात करें जी, तो आपको लगता है उसी पे बात कर रहा था ना कि अब जब कटौतियाँ करना पड़ेंगी तो सबसे पहले जो आपका खर्चा है वो कर्जों की अदायगी है, जो कि वफाकी हुकूमत के कुल जो आमदनी है उससे भी 416 अरब रुपए ज़्यादा हैं जो हमने इस साल सूद अदा करने हैं। उसके बाद दफ़ा है 1840 अरब रुपए का, उसके बाद तनख्वाहें और पेंशन है। तो ये तीनों जो हैं, कर्ज की अदायगी, हमारी दफाई सलामती की ज़रूरियात और हमारा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें तो कटौती नहीं हो सकती है, ये तो मस्ट हैं किसी भी हुकूमत को चलने के लिए। तो फिर जो कटौती होती है वो आके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे होती है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे रखने को तो हम बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन क्या वो एलोकेट होगा, क्या वो स्पेंड होगा, वो मैं होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि एलोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रिजल्ट तभी निकलेगा अगर ये पैसे वाकयातन इतना लोन जो है ये एग्रीकल्चर में जा सके, जो कि मैं जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल फिर आपसे उसी जगह पर आकर अटक जाता है, शायद मेरी सुई अटक गई है। क्या हुकूमत इस बात से कासिर है कि वो IMF को समझा सके कि अगर हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होगी, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होगी, तभी जो है वो मुल्क के मसाइल हल होंगे, फूड सिक्योरिटी का इशू, फूड इन्फ्लेशन के मामलात, ये तमाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं कि हम अपनी ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें। तो क्या हुकूमतों की कभी तरजीह नहीं रही, या आपको लगता है कि ये इसी तरीके से होता है कि दिखावे के चंद इकदाम हम करते हैं? आखिर इस हवाले से संजीदगी नज़र आती है, नहीं नज़र आती? देखिए, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप ज़राअत पे स्पेंड ना करें, IMF तो कहता है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और अपने अखराजात कम करें। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें पता है कि 2-3 सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे कि से रेवेन्यू आ सकता है, उसको हम कभी हाथ नहीं लगाते। पिछली दफ़ा कोशिश की गई थी मर्चेंट्स पे एक टैक्स लगाने की, ट्रेडर्स पे एक ट्वीट हुई और वो टैक्स सारे वापस हो गए। इस दफ़ा भी हमने देखा कि आपका जो होलसेल है, जो आपका रिटेल सेक्टर है, उस पर किसी किस्म के कोई टैक्सेस जो हैं उस तरीके से नहीं लगाया जा सके। इसी तरह से एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर से जो इनकम हासिल होती है, जो बड़े आपका 1% जो तबका है एग्रीकल्चर में जिसके पास 20% ज़मीनें हैं, उनकी आमदनी पे टैक्स, तो जाहिर है कि वो सारे उनमें से अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट में बैठी होती है, उनको भी नहीं छेड़ सकते हैं। उसके बाद फिर रियल स्टेट या प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स, उस तरीके से उसको भी आप टैक्स नहीं कर सकते हैं। तो जब आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर IMF कहता है अच्छा आप अपने अखराजात काबू कर लें। अखराजात काबू करने के लिए आपको जो 212 लास्ट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, डिस्पोज और बहुत सी, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए कहा जाता है। इस पूरे बजट में 15 अरब रुपए रखे गए हैं जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से भी आप अपने अखराजात कम नहीं करना चाहते। फिर IMF कहता है कि ये सियासी बुनियादों पे कोई खर्चे ना करें, और हमने देखा कि अभी जो पंजाब और KP के लिए जो डेवलपमेंट प्लान, उनके प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्लान जो अप्रूव किए हैं पाकिस्तान हुकूमत ने, पंजाब का 4 महीने का जो डेवलपमेंट प्लान है वो 486 अरब रुपए का है। यानी अगर आप उसको पूरे साल पे देख लें तो वो 1200 अरब से बढ़ जाता है, जो कि पाकिस्तान के पूरे PSDP से ज़्यादा है। तो एक केयर टेकर हुकूमत का आप 4 महीने के लिए 486 अरब रुपए का तरक्याती अखराजात का जब प्लान जो है वो, जिसका मैंडेट भी नहीं है, जिसका मैंडेट भी तरक्याती काम नहीं है, नहीं, उन्होंने तो 4 महीने का दिया है ना, उन्होंने तो पूरे साल का दिया ही नहीं।
तो 4 महीने में अगर आप अप्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पे 486 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात जो हैं वो किए जा सकते हैं, या केपी में 4 महीने में उसके पिछले साल की जो पूरे पिछले साल के तरक्याती अखराजात उससे निफ्ट जो है वो 4 महीने में किए जा सकते हैं, तो जाहिर है कि IMF जो है वो कहेगा या ये तरक्याती अखराजात बंद करें या फिर बाकी बंद करें। और जैसा कि मैंने कहा कि सियासी बुनियादों पे किए गए फैसले जो हैं वो तो हुकूमतें इलेक्शन ईयर में नहीं कर सकेंगी रोल बैक, तो क्या करेंगी? तो फिर ये जो PSDP में जो कुछ रखा गया है, दिखाया गया है खुशनुमा, ये लिखा रहेगा लेकिन इस पे अमल नहीं हो पाएगा। अमल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मसला ये है। वो ये नहीं कहती कि आप एग्रीकल्चर को प्रमोट ना करें, वो तो ये कहती है कि भाई आप प्रायोरिटाइज कर लें कि आपने कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ से लेके आना है। लेकिन सुलैरी साहब, इसका मतलब तो यही है कि ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, या पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आएँ, सबका मसला यही है कि वक्त गुजारें किसी तरीके से रियासत की मजबूती के लिए या इस्लाही कामों की तरफ तवज्जो न दें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कहाँ आपको एनॉमलीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिससे ये आपको लगता हो कि IMF को इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ हो सकता है? क्योंकि अगर एक नज़र आप इसको देखें बजट को, तो महसूस नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि आप लोग माहिरीन हैं, आप समझ सकते हैं। एक तो मैंने आपको प्रोविंशियल ADPs का बताया, दूसरा जो है वो इसमें हमने रखा है कि जी 460 अरब रुपए के जो सूबे जो हैं वो प्रोविंशियल सरप्लस देंगे। जैसे प्रोविंशियल सरप्लस हर हुकूमत रखती है, पिछली हुकूमतें भी रखती आई हैं, वो कभी भी नहीं होता। सूबों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो नहीं खर्चेंगे, वो स्टेट बैंक में पड़े रहेंगे उनके पैसे, तो सूबे तो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो 460 अरब रुपए भी गए। फिर IMF आप पूरे प्रोग्राम में कह रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन का सोचें, उस प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड सिर्फ 15 अरब रुपए रखते हैं, तो IMF वहाँ भी कहेगी कि जी प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज आप क्यों नहीं कर रहे हैं जो नुकसान में जा रही है। वैसे सुलैरी साहब, हम करते क्यों नहीं है प्राइवेटाइज? ये पॉलिटिकल इशूज हैं या हमें मजा आता है नुकसान करने के बाद? ये आज से तो नहीं हम सुनते आ रहे हैं, ये कोई पहला साल नहीं है जिसमें मैंने सुना हो कि यार प्राइवेटाइज करना जो है वो IMF ने कहा है। हम खुद भी चाहते हैं प्राइवेटाइज करना, डेस्कोज हों या और नुकसान में इदारे हों। स्टील मिल आज तक जो है वो एक हाथी की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है कि जो चारा भी खा रहा है और चल भी नहीं रहा, जिसका कोई प्रोडक्शन भी नहीं है। तो ये इस पर कोई पॉलिटिकल इशूज ज़्यादा है? देखिए, शौकत अजीज साहब के ज़माने में प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, उसको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया था चौधरी इफ्तिखार ने, और उसके बाद से हर हुकूमत जब वो पार्टी हुकूमत में होती है प्राइवेटाइज करने की बात करती है, जब वो अपोजिशन में आती है वो उसके खिलाफ हो जाती है। कराची का जो वोट बैंक है, जाहिर है अगर आप PIA को या स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो हर सियासी जमात जो है वो उसमें ख़तरा महसूस करती है कि कराची का वोट बैंक उसका अफेक्ट होगा, और लाहौर की तरह कराची जो है वो भी आपका मिनी पाकिस्तान है, बल्कि कराची मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पे आप सीटें जो है उनको नहीं कर सकते, खो सकते। तो ये जो इसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस आती हैं, जैसे ताजरों पे टैक्स ना लगाना PMLN की मजबूरी है, इसी तरह से प्राइवेटाइज ना होने देना वो बाकी सारी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ सुलैरी साहब, अगर उस पर आप तबसरा कर दें। इसहाक डार साहब कोई आज पहली दफ़ा नहीं कह रहे, अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट बजट, उसमें भी उन्होंने कहा, प्री बजट जितनी भी गुफ्तगू उनकी हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इस्तेहकाम की तरफ आ गए, अब तरक्की का अमल शुरू होना है। ये जुमला वो दानिस्ता कह रहे हैं इस खौफ को ख़त्म करने के लिए कि पाकिस्तान को कोई माशी ख़तरा है, या आपको लगता है कि फिगर्स भी सपोर्ट करते हैं उनके इस जुमले को? कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना करे या पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो। तो खुदा न खास्ता कोई इसहाक डार साहब या उनसे पहले उनके जो प्रेडिसेसर जितने भी थे या बाद में आने वाले, वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं होंगे। जाहिर है पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा तो सियासत रहेगी, बचेगी, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो जब आप कोलिशंस में होते हैं तो वहाँ पे आपकी मजबूरियाँ बन जाती हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स में रह के आप उस तरह का एक नज़रियाती जो फैसले करने होते हैं मुआशी नज़रिए के मुताबिक वो नहीं कर पाते हैं। आपको हर एक को साथ लेके चलना होता है, और जब आपको हर एक को साथ लेके चलना है तो फिर इसी तरह के बजट बनते हैं जैसे कि हम देखते चले आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। लेकिन ये आप समझते हैं कि इस्तेहकाम की तरफ हम आ चुके हैं, अब तरक्की का अमल शुरू होगा, या अभी भी हमें उसी तरह के खतरात हैं जो पहले थे? देखिए, अगर तो हम इस्तेहकाम इसको कहते हैं कि हमारे पास 6.88 ट्रिलियन रुपीज़ हैं पूरा साल चलाने के लिए, और हमें 7.57 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं उसका और उधार लेना है, या सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए ही हमें 416 अरब रुपए मज़ीद चाहिए होंगे कि हम सूद दे सकें और कर्जे वापस कर सकें। तो मेरी नज़र में तो ये मुआशी इस्तेहकाम अभी नहीं आया, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
लेकिन जाहिर है कि उनकी विजन ज़्यादा बड़ी है, वो हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख रहे हो आने वाले जो चीज़ें। चले, बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अगर बजट का मजमूई जायज़ा लें, गुज़िश्ता रोज़ से बजट पेश होने के बाद से अब तक बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से मामलात के ऊपर आज का प्रोग्राम, कल की ट्रांसमिशन, तमाम ही हवालों से बात होते हुए महसूस ये हुआ कि हुकूमत कुछ अच्छा डिलीवर करने में कामयाब हुई है। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि इससे अब लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, दुकानों के ऊपर रश हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल थी, महसूस ये होता है, मेरा एक ज़ाती तबसरा तज्ज़िया है प्रोग्राम के अख्ताम पे, कि कोई एक ऐसा रास्ता निकल पाया कि कम अज़ कम एक ऐसा बजट हम पेश करने में कामयाब हो सके हैं कि जिस पे शायद IMF को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ ना हो और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मज़ीद कोई बोझ ना पड़े। ये तमाम चीज़ें तो हो गई, आदाद व शुमार का गोरख धंधा पेश तो हो गया, लेकिन अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि इस गोरख धंधे को आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाए और महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई के सैलाब के आगे बंद मानने के लिए कुछ इक़दाम करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।